जोशीमठ की दरारें काफी कुछ कहती हैं और इस बीच में उन दरारों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो इस समय जोशीमठ में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हरीश रावत हैं, जिन्होंने खुद उत्तराखंड की कमान भी संभाली है मुख्यमंत्री के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएसआर अनकट में सर। डीएसआर अनकट को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जोशीमठ के हालात आपने देखे, खुद भी जाकर देखा आपने, सारी चीजें समझी आपने। सरकारें दोनों पार्टियों की रही, कांग्रेस की भी रही और बीजेपी की भी रही। क्या लगता है सर, जोशीमठ में जो दरारें हैं और जोशीमठ में जो परेशानियां हैं, उसका दोषी कौन है? स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। दोष सभी का है, यहां तक कि मेरा भी दोष है। मैं 3 साल मुख्यमंत्री रहा। 2014 में जब मैं जोशीमठ और उस एरिया में क्या हमको बचाव के उपाय करने हैं और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ देख रहा था, तो एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आई। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने जोशीमठ के लिए 4 निर्देश जारी किए। एक, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती हैं वहाँ ठोकरें बनाई जाए, तो प्रोटेक्शन वर्क किया जाए, जिस पर काम शुरू भी हुआ और बनी भी, लेकिन हमारे जाने के बाद वो काम ठप हो गया। दूसरा, हमने पूरे स्लोप्स का वाटर ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता करने, ताकि कोई पानी की बूंद अंदर न जाए, जो है वो लुढ़क करके नीचे अलकनंदा में आ जाए, और ये दायित्व हमने पीडब्ल्यू को सौंपा। काम भी शुरू हुआ। तीसरा निर्णय हमने लिया कि जो वहाँ वेस्ट डिस्पोजल है और प्लास्टिक है, इसका मैनेजमेंट जो है नगर पालिका को दिया जाए। नगर पालिका से कहा जाए कि आप ये करोगे, इसमें जो भी खर्चा आता है राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी। राज्य सरकार ने अनुदान के रूप में दिया भी। और चौथा निर्णय लिया गया कि यहाँ लाइट मटेरियल्स का उपयोग किया जाए और उसको सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए। ये निर्णय ही रह गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तब तक हमारा राष्ट्रपति शासन लग गया, उस पर हम फोकस नहीं कर पाए। लेकिन पहले 3 निर्णयों पर हमारे समय में काम शुरू हुआ। एक दोष, हमने 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। नाम 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग, लेकिन उसमें हमने टनकपुर से पिथौरागढ़ को भी सम्मिलित किया। उसमें जो डीपीआर बनी, जिसके आधार पर लोस रोटन प्रधानमंत्री ने किया और अध्यक्षता उस समारोह की मैंने की, जो है हमारी सड़क सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के उसमें हमने ये तय, उसमें जो बेसिक फीचर रखे गए कि मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम विड्थ विद द हेल्प ऑफ वॉलिंग, मक डिस्पोजल वहीं का वहीं जो मलबा आ रहा है। हमारे हटने की ही वो रोड का कंसेप्ट ही बदल दिया गया, उसको ऑल वेदर रोड कह दिया गया। एक आपराधिक धारणा बनी और उसके आधार पर आज मैक्सिमम कटिंग, मिनिमम वॉलिंग, केवल मलबा जो निकल रहा है उसको लुढ़काओ, मक डिस्पोजल आदि सब उस पर चला गया। और ये स्थिति जोशीमठ तक, जबकि जोशीमठ में ये हुआ था कि कितनी विड्थ अचीव करनी है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मंगू के पेड़ काटे जा रहे हैं और दूसरी चीज़ों के पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हमारा दोष ये है कि हमने जो ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग मंजूर करवाया, हमें मालूम नहीं था हमारे बाद आने वाले क्या करेंगे। तो जो स्थिति बनी है वो चिंताजनक है। अब जोशीमठ में आप नीचे आर्मी के नाम पर बाईपास निकाल रहे हैं, जबकि हमारे समय में बाईपास का कहीं कोई जिक्र नहीं था, और बाकी काम सब रोक दिए गए, उस पर काम आगे नहीं बढ़ा। और आज उसी का कारण है कि जो टनल बनी थी वो टनल
जो है रैनी के बाद उस सजग हो जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या इसके परिणाम है करके, लेकिन किसी ने उसको अध्ययन ही नहीं किया। रैनी की विपदा गई, इतने लोग मर गए और कुछ दिन बातचीत रही, चर्चा में रहा, उसके बाद उसके क्या सब उसके अध्ययन होता, देखा जाता जोशीमठ में इसका क्या प्रभाव। एक इंटरलिंक्ड है पहाड़, एक ही पहाड़ है वो, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। आज अब जो स्थिति आई है वो बहुत विस्फोटक है और बहुत चिंताजनक है। जो हमारा पार्ट है वो हम ग्रहण करें। जो जिस समय सरकारें हैं उनको देखना चाहिए और समुचित निर्णय लेना चाहिए, सेफगार्ड रखने चाहिए थे। हिमालय को हमने हिमालय नहीं समझा, पहाड़ को हमने पहाड़ नहीं समझा। हमारी दृष्टि का दोष ने जो है आज ये स्थितियां पैदा की हैं। रेलवे को पूरी की पूरी टनल के अंदर डाल दिया गया, जबकि रेलवे का केवल 5% हिस्सा टनल के अंदर जाना था और यहाँ 75% से ज़्यादा हिस्सा टनल के अंदर डाल दिया गया। अब ये नया हिमालय है, ये नया अभी पहाड़ बन अभी फॉर्मेशन की स्टेज में है, तो वो जवाब दे रही है, उसके ऊपर की परतें हिल जा रही हैं, इसलिए जगह जगह क्रैक दिखाई दे रहे हैं, जो चिंताजनक स्थितियां हैं। तो इसलिए मैं दोषारोपण पर नहीं, अब इस समय आपदा को राष्ट्रीय आपदा के तौर पर मैनेज किया जाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हमने राष्ट्रीय आपदा इसलिए कहा इसको, और हमारी पूरी लीडरशिप कह रही है, क्योंकि राज्य के पास धन नहीं होगा, केंद्र धन दे, तब जोशीमठ का उपचार किया जाए। सर, जोशीमठ सिंकिंग एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में, पूरी दुनिया में धीरे धीरे बनता जा रहा है। तमाम राष्ट्रीय चैनल, राष्ट्रीय अखबार खबरें लिख रहे हैं, उस पर खबरें दिखा रहे हैं। इसके साथ एक और खबर सामने निकल कर बाहर आती है। एक बड़ी कद्दावर नेत्री जिसे हम कहेंगे, उमा भारती, वो अपनी ही सरकार को दोष देती हैं और कहती हैं कि हरीश रावत ने बहुत अच्छा किया कि रोक लगाई कुछ प्रोजेक्ट्स पे, मनमोहन सिंह की तारीफ करती हैं। हमने कहा कि भाई ये टनल एनटीपीसी की सब लोग इसी को विलेन समझ रहे हैं, तो बंद करो। नीचे कटिंग चार धाम की क्यों अंधाधुंध चला रखे, आज भी कटिंग हो रही है उसमें, वहां क्यों आप ऐसे पेड़ों को काट रहे हैं। जब ये सवाल उठाया तो भाजपा की तरफ से डिफेंस में कहा गया तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमारी ठीक है डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट है अलग समय में, जब उसका परिणाम देखा तो हमने उत्तरकाशी के अंदर जब परिणाम विपरीत देखा तो हमने विरोध किया। जब लगा हमको तो मैंने लीड किया डेलीगेशन को, मैं वित्त मंत्री की बात लेकर के गया, वित्त मंत्री को सहमत करवाया कि खर्चा हम वहन करेंगे, एनटीपीसी नहीं भी वो करेगी, और फिर प्रधानमंत्री के पास गए और 3 के 3 प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए। और यहाँ यदि हम कह रहे हैं कि ये टनल विलेन हो सकती है, इसकी जांच करो, तो यहाँ सारे भाजपा के नेतागण यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सब हथौड़ा लेकर के हमारे ऊपर बरस जा रहे। मैं तो उमा भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी चिंता पहले भी रही है और निरंतर रही है। धारी देवी वाले में मैं और वो एक स्टैंड के थे। यदि सतपाल महाराज हमारे विपरीत स्टैंड नहीं लेते, उस समय निशंक जी की गवर्नमेंट थी, जब उसकी हाइट बढ़ाई जा रही थी, तो मैंने कहा भाई ये पैसे में हाइट मत बढ़ाओ। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमारे लोगों को ब्राइब करके जो है श्रीनगर की हाइट बढ़ा दी गई। ये डैम, हम सेस्मिक जोन में हैं, किसी दिन कोई डैम फट गया तो हम इतना बड़ा डैम नहीं बना सकते हैं कि जिससे हमारी सारी नीचे की जनरेशन सब तबाह हो जाए। हम पानी राज्य बने, पानी शक्ति बने, जल शक्ति बने, लेकिन उसके लिए गांव में छोटे गाड़ गधेरे सब में बना करके जल को रोका जाए, ताकि गंगा को सती सलवा बनाया जा सके। गंगा की सफाई केवल ज़्यादा जल संग्रहण क्षेत्र में जब इस तरीके से करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन अब उसके लिए आप टनल बना करके और इतने बड़े बड़े डैम बनाओगे तो चिंताजनक है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर जो है टिहरी लास्ट डैम। सर, गंगा की सफाई के बारे में जो आप बात करें, गंगा की सफाई तो कागजों में ही दर्ज होकर रह गई है, जैसा कि मैं आमतौर पर रिपोर्टिंग के दौरान फील्ड में देखता आया हूँ। गंगा की सफाई सिर्फ नाम मात्र को रह गई है। उमा भारती ने 3 सवाल और उठाए हैं
वो सभी सरकारों पर उठाया। उत्तराखंड इस समय 3 माफियाओं के हाथ में है। पहला खनन माफिया, दूसरा शराब माफिया और तीसरा पावर माफिया। क्या लगता है कि वो अपनी ही सरकारों पर, साथ साथ वो कांग्रेस की भी सरकारों पर एक तरीके से अटैक करती हुई नजर आई। उन्होंने अपनी सरकारों को भी नहीं बख्शा है। देखिए, बजरी, नदियों की सफाई, ये सब चीजें होती, लेकिन उसके लिए हमने पोकलैंड का इस्तेमाल नहीं होने दिया। उसके लिए हमने गंगा जैसी नदियों में हमने संवेदनशीलता को ध्यान में रखा है। क्या होना चाहिए, आप नदी का ऐसी खुदाई कर देंगे कि नदी का कोर्स ही बदल जाए। जो आज हो रही है, इसमें हमने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके गंगा के किनारे बंदे बनाए। आज इन्होंने जो है सब खोद डाला ऊपर से। अब गंगा किसी समय भी कोर्स बदल करके खानपुर और हमारा लक्सर का एरिया सब खतरे में पड़ जाएगा। तो अब इसलिए खनन का मतलब कमाई, राज्य की कमाई होनी चाहिए। यहाँ तो खनन में कम से कम इस राज्य के अंदर 400-500 लोगों को एक ही निर्णय के जरिए कि आप कहीं भी खनन कर लीजिए, जो परमिशन दी गई है उसके तहत जो है उनको करोड़पति बना दिया गया, करोड़पति बना दिया गया है। हमने तो ऐसा पाप नहीं किया। उमा भारती जी, आप साधु हैं, आपके शब्द लग जाते हैं। हमने ऐसा पाप नहीं किया। कहीं किया तो बताइए। हाँ, गौला में खनन करवाते थे, लेकिन विभाग ही खनन करवाते थे। आज गौला की कीमत पर यहाँ के जो है खनन माफिया को, बालू माफिया को पर्चे दिया जा रहा है। तो यदि उमा भारती जी कह रही हैं तो दर्द उनका सही है। शराब आबकारी ठीक है, लेकिन अब दुकान पर दुकानें आपने तो, हाँ, एक बार तो आया था कि नई साल के अंदर 24 घंटा दुकानें खुली रहेंगी। तो ये इनको बड़े निर्णयों के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, पर्यटन के तौर पर। मेरे गांव के अंदर भी रिजॉर्ट, वहाँ भी जो है बाहर का लाइसेंस। अरे भाई, जो प्रकृति को सौंदर्य देखने आ रहा है, जो शांति के लिए आ रहा है हिमालय के अंदर, उसको शराब की क्या जरूरत है? तो शराब की जरूरत है तो उसके लिए तो देश में बहुत सारे जगह है, वो और जगह करें। अब क्या हो रहा है, नशा, दूसरा नशा भी आ गया है ना। वो नशा इतना प्रबल हो गया है कि खुली छूट है इस समय नशे के धंधा करने वालों को। तो माँ जी ठीक कह रही है। पावर माफिया कहा, मैं देखो माफिया सबसे बड़ा वो होगा, लोग उनको करना है, लेकिन उनके साथ राज्य को और केंद्र को दोनों को संवेदनशीलता देखनी है ना। आप इस हिमालय का आकलन कर लीजिए, कितना ये सहन कर सकता है इन चीजों को। जितना सहन कर सकता है उस तरीके उतना कर लीजिए, लेकिन यदि उससे ज्यादा करोगे, सहनशीलता के आकलन किए बिना आप सब चीजें नहीं बना सकते। हाईकोर्ट को अभी खनन के काफी पट्टे रद्द करने पड़े। उसका कारण यह बताया गया कि इलीगल तरीके से खनन के पट्टे दिए गए अभी 2022 और 2023 में। गहरे गहरे गड्ढे खोदे गए नदियों के बीच में। कुमाऊं से आप आते हैं और कुमाऊं के बारे में आप जानकारी भी रखते हैं ज्यादा। ऐसा हाईकोर्ट को डिसीजन क्यों देना पड़ा? अरे भाई, तुम जहां पुल है, पुल के हमने कहा सर 100 मीटर 150 मीटर ऊपर से कोई खदान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो पुल के एबटमेंट के पास आसपास खदान कर दी इन्होंने, बालू निकालना शुरू कर दिया। ये तो भाजपा तो बालू, इतनी बड़ी बालू प्रेमी है कि बस इसको तो प्रणाम करना चाहिए। इनके लोग तो ये समझ रहे हैं कि यही मौका है, जितना बालू है इस धरती में सब निकाल लो। हमने तो चुनाव में कहा कि बालू प्रेमी मुख्यमंत्री, लेकिन लोगों ने चुना है, तो ये तो जनता का निर्णय है ना। हमने तो स्थिति साफ रखी, लेकिन हमने हमारे समय में 3 साल के अंदर हमने लास्ट में एक 10-12 क्रैशर जो है वो हमारे मंत्री जी ने दे दिए। हमने क्रैशर नहीं दिए, हमने पट्टे नहीं दिए। लेकिन हमको क्या, अब जिन्होंने आते ही धकाधक पट्टे बांटे, तो जब आप धन पर वोट करेंगे तो बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। 2013 में आपदा आई केदारनाथ की, जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया। उससे बहुत कुछ सबक लेने की जरूरत थी और यह बताया गया कि वो मैन मेड डिजास्टर था।
उसके बाद आपदा रेणी की जो चमोली जिले में आई, वो देखा, उसमें 200 से 300 लोग मरे। सरकारी आंकड़े भले कुछ कहते हो, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां काफी ज्यादा तादाद में लोगों की मौत हुई। क्या सीखने की जरूरत नहीं थी इससे? अब आप जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो हमारे पास सभ्यता की धरोहर है, उनको पर्यटन की दृष्टि से देखने नजर रखोगे, आस्था से पर्यटन की तरफ जाओगे, तो स्थितियां विकट होंगी। जोशीमठ के हालात पे अगर हम दोबारा आए तो सर, अभी उनके जो वहाँ लोग रहते हैं उनको इस समय बहुत मदद की ज़रूरत है। कैसे मिल पाएगी उन्हें मदद? पूरी तरह मदद से मिलनी चाहिए। देखा, हमने बिल्कुल सेट सी बात है कि आप इतने दिन हो गए, आपने अभी तक प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज नहीं बना सके। जोशीमठ के आसपास ही कहीं बनाइए, वहाँ जब जमीन है, मैं लिस्ट दे सकता हूँ, मेरे पास अब भी लिस्ट पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ जमीनें हैं वहाँ पर टीसीपी के पास फल संरक्षण की खाली भूमि, औली के आसपास खाली पड़ी सरकारी भूमि, गैस गोदाम के ऊपर खाली पड़ी भूमि, गौरव गांव के आसपास खाली पड़ी सरकारी भूमि। हम कह रहे हैं इनसे यहाँ नहीं नया जोशीमठ बसाओ, और ये पहले दिन से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जोशीमठ में लोग मर जाएंगे मगर जोशीमठ नहीं छोड़ेंगे। शंकराचार्य कैसे उस मठ को छोड़ देंगे जिस मठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की। हम एक तरफ कहते हैं हम आस्था के देश हैं, दूसरी तरफ हम उसमें जो है जहाँ उन्होंने तपस्या की उस जमीन को सब छोड़ देंगे, उसको बचाएंगे नहीं, उसका संरक्षण नहीं करेंगे। तो हमने इनसे कहा कि नया जोशीमठ लगे हुए बसाओ, जितने लोग हैं आवासी उनका आकलन करो, बद्रीनाथ की तर्ज पर या केदारनाथ की तर्ज पर उन सब का पुनर्वास करो, उनको मुआवजा दो। हमने तो छोटे छोटे काम करने वाले, यहाँ तक कि मोची, गाड़ी का कंडक्टर, गाड़ी की सफाई करने वाला, डोली पाल के ले जाने वाला, चाय सर्व करने वाला, चाय दुकानदार, मजदूर, वहाँ काम करने वाले लोग, होटलों में काम करने वाले, और कोई नहीं छोड़ा जिसको हमने आपदा के अंदर सहायता नहीं दी, मदद नहीं दी। और रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम का हमने पार्ट बनाने का काम किया। वो आप केदारनाथ में, जोशीमठ में कहिए, हम उसी तर्ज पर करेंगे, लेकिन आप कुछ कह नहीं रहे हैं। आप तो बुलडोजर ले जाते हैं, क्योंकि भाजपा को बुलडोजर बड़ा सरल लगता है, बल्कि भाजपा को तो अब कमल का चिन्ह नहीं चाहिए, इनको तो बुलडोजर चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए। ये बुलडोजर लेकर के होटल तोड़ने के लिए चले गए। अरे भाई, होटल तोड़ने जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, मगर उसके मालिक को ये तो बता दो तुझे मिलेगा क्या, कुछ तो फॉर्मूला बता दो, इस फॉर्मूले के तहत तुमको देंगे, फिर करो। लेकिन आप फॉर्मूला कुछ बताएंगे नहीं, बुलडोजर लेकर के चल दिए और 5,000 रुपये उसको पकड़ा दिए। पूरी देश की ताकत लगा करके भी जोशीमठ को उसी रूप में रखना है, क्योंकि वहाँ हमारी सभ्यता है, रामायण की संस्कृति है, दूसरी संस्कृतियाँ, वहाँ आदि गुरु शंकराचार्य है, वो बद्रीनाथ जी, यहाँ जहाँ बद्रीनाथ जी शीतकाल में वास करते हैं, उसकी तो मिट्टी मिट्टी हमारे लिए पवित्र है। और पता नहीं ये कैसे भगवान प्रेमी हैं कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसको बचाने के विषय में उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि हम राज्य की और केंद्र की संपूर्ण शक्ति लगाएंगे, प्रधानमंत्री जी से बातचीत करनी चाहिए। और आजा वहाँ के गायों के लिए, भैंसों के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने होटल में कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अरे गाय भैंस कहाँ छोड़ेगा आदमी, कैसे गो प्रेमी हो, वहाँ तो गाय दूध, वहाँ तो बद्रीनाथ तक दूध चलता है ना, चढ़ता है ना, तो वहाँ लोग गाय पालते हैं, उन गायों को वैसे छोड़ दो, उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ चुरा रखा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों को एक एक कंबल लेकर के कह रहे हैं कि तुम जाओ, और केवल 44 लोगों को अभी तक विस्थापित वहाँ से सुरक्षित जगह रखा हुआ है, और चिन्ह लगा दिए हैं 800 लोगों के घरों पर। मतलब अपना काम चोखा कि साहब हमने कह दिया है तुम खतरे में हो, है? और बसाओगे कहाँ उनको, रखो तो सही कहीं, उसका गायब। डीएसआर अनकट में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश रावत से हमने चर्चा की, लेकिन इस बार उन्होंने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। राजनीतिक चर्चा के लिए वक्त अभी आगे बहुत मिलेगा। इस बार जो बात की उन्होंने, वो सिर्फ पहाड़ को लेकर की, पहाड़ के दर्द को लेकर की। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ के लोग, खासकर जोशीमठ सिंकिंग
के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है। जोशीमठ के लोग वहीं रहना चाहते हैं, इसलिए व्यवस्था उनकी वहीं आसपास की जाए, क्योंकि बरसों से वो आके वहां पर रहते आए हैं। उस जगह को वो छोड़ना नहीं चाहते। खासकर शंकराचार्य का मठ है वहां पर। बद्रीनाथ का शीतकालीन प्रवास के तौर पर भी जोशीमठ को देखा जाता है। लिहाजा सरकार को कदम उठाने की जरूरत है और जल्द से जल्द वहां के लोगों को, जोशीमठ के लोगों को जल्दी से जल्दी मदद देने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।